हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेके कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। तो देखो मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स कैसे आएंगे, 5 मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है 3 पार्ट एमसीक्यू वाला खास करके, ये जो पार्ट है इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई है कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए। या फिर यूं कह लें, हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेज करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से 3 महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहाँ पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, फार्माकोथेरेपेटिक्स, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग फार्मा, यार फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर क्या होता है? फार्माकोलॉजी और थेरेपी, ये 2 शब्द मिला के बनाए गए हैं, ठीक है। तो आओ देखो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसके अंदर और हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट बेटा देखा जाए तो अल्टीमेटली बीमारियों को ठीक करने को लेकर के जो आपकी सूझबूझ होगी, जो आपकी नॉलेज होगी, उसके बारे में सारा होने वाला है, ठीक है। एक आइडिया लगा होगा, थोड़ा सा नहीं लगा तो अब लग जाएगा। आओ देखें जरा। ओके, ये रहा, इट इज अप्लाइड साइंस। बेटा देखो, जब भी अप्लाइड साइंस की बात आती है ना, अप्लाइड मतलब यहाँ पर हम लोग किसी चीज को अप्लाई करते हैं। कोई नॉलेज होती है हमारी जो हमने सीखी होती है, ठीक है, बिल्कुल जो पढ़ा हुआ वैसा ही नहीं, जो सीखा हुआ होता है उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए और फिर हम उसमें कोई चीज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें से कोई बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं। मान लो 2 मरीज गए, 2 मरीज टाइफाइड है, दोनों को मलेरिया मान लो, ठीक है। अब एक को ठीक है, दोनों को टाइफाइड मान लें, दोनों को टाइफाइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मरीज जो है उसकी एज 60 है और एक मरीज है उसकी एज 30 है। देखो दोनों में दवाइयों का भी अंतर चलेगा, डोज का भी अंतर आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? टाइफाइड की दवा वही चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, जो बूढ़ा होगा बेचारा वो शरीर से कमजोर होगा, है ना, दवाई खाने से उसको कुछ और है ना, शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है, ये सब बातें आप जानते हो। तो अब ये जो दवाइयों की भी नॉलेज है और अपनी सूझबूझ, डॉक्टर इन दोनों का यूज करते हुए आपको क्या करता है, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है। बात समझ में आ रही है? तो यही है फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो देखो जरा समझते हैं हम लोग यहाँ पर, इट इज अप्लाइड साइंस। ये एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस क्या होती है? डिसिप्लिन
एक ब्रांच है दैट इज यूज्ड टू अप्लाई एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, ये यूज करती है, अप्लाई करती है एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक डाटा है हमारे पास दवाइयों को लेकर के, उसको यूज करवाएगी टू डेवलप मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग और एक अच्छी कोई चीज, यानी मैंने कहता है ना कि दो पेशेंट से डाटा का इस्तेमाल करते हुए एक उसको अप्लाई करके एक कोई अच्छी एप्लीकेशन या फिर एक अच्छी थेरेपी क्या कर पाएगा, वो डेवलप कर पाएगा। और आगे आते हैं अब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम लोग यूज करते हुए एक और अच्छी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। यहां पर एक जनरल वे में जो अप्लाइड साइंस की बात हो रही है यहां पर, अब हम लोग उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोल दिया करेंगे, चलेगा ना। पीटी फार्माकोथेराप्यूटिक्स बहुत लंबा वर्ड है, ठीक है। इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या है ये फार्माकोलॉजी के जनरल चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं, है ना, इसमें देखो वो आएगा, ड्रग लिस्ट आएगी, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आएगी, तमाम बातें, है ना। बच्चे लोग कुछ लोग कहते हैं सर एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हो, दो बातें याद है, जल्दी बोलो, जल्दी। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। एक तो इसका इस्तेमाल करेंगे, दवा कैसे काम करेगी, बॉडी दवा के ऊपर कैसे काम करेगी, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है, टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज। और दवाइयों की नॉलेज होगी, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, दवा बॉडी पे क्या कर रही है, बॉडी दवा पे क्या कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए। प्लस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन पैदा कर रहा है, कैसे फैलती है, कहां पे जाकर डिजीज सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है बॉडी पार्ट को। अब किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगी उसी हिसाब से हम दवाई चूज करेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, हर एक चीज को देखते हुए उस डिजीज का क्योर करना है इस दवाई के थ्रू। तो ये दो चीजें आपस में क्या हुई, कंबाइंड हुई, बीमारी और दवाई। अब बीमारी की भाई, बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। अब टाइफाइड पता है, ठीक है, अब तुम्हें यही नहीं पता कि टाइफाइड में, डॉक्टर को पता होता है ना, टाइफाइड में हमारी आंतें वगैरह थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, सबको पता है, आंतों की प्रॉब्लम होती है, खाना पचने में थोड़ी दिक्कत आती है, सबको पता है ये बात। अगर यही बात नहीं पता कि आखिरकार बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है बीमारी में, तो गए काम से। फिर वायरल की दवा चला दी, अरे बॉडी बॉयल दवा चला दी और हैवी कोई चीज चला दी, आते काम नहीं कर रही सही से। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो नॉलेज ऑफ डिजीज, अब देखो यहाँ पे मोटा मोटा दिमाग में सेट कर लो, फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों को मिला करके हम करना क्या है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब खत्म करना है या ठीक करना है, किसको, डिजीज को। फार्माकोलॉजी और जब नॉलेज ऑफ डिजीज को हम कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वही हमारे पास क्या बन जाता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो और देखिए, समझे थोड़ा सा और डिटेल में क्या बोल रहा है यहां पर आगे। कह रहा है फार्माकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ड्रग्स, सबको पता है। प्रोवाइड साइंटिफिक डाटा अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में साइंटिफिक डाटा पता होता है हमें। फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद हमें ड्रग्स के बारे में उसका साइंटिफिक डाटा पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, हाउ दे एक्ट, वो कैसे काम करती है, वेयर दे एक्ट, वो कहां काम करती है बॉडी के पार्ट में जाकर के, ठीक है ना। फॉर्मुलेशंस इन विच दे आर अवेलेबल, किस किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में है कि सिरप के फॉर्म में है। रूट्स एंड डोजेस, उसका रूट क्या है देने का, डोज कितनी कितनी देनी है, कितने कितने टाइम पर देना है, फ्रीक्वेंसी कितने ड्यूरेशन कितने समय के लिए देना है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हाउ टू यूज देम सेफली, ये हमें कौन बताता है दवाइयों के बारे में, फार्माकोलॉजी बताती है। अब थेरापेटिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ठीक है। देखो ये साइंस ऑफ ड्रग है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। क्या मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यहां पे कहने का क्या मतलब हो गया, इट इज कंसर्न, थेरापेटिक्स कंसर्न करता है किसके बारे, किससे मतलब रखता है, विद प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज। मेडिसिन, दवाई की हेल्प से हमें क्या करना है, हमको डिजीज को ठीक करना है। यहां पर डिजीज से कुछ लेना देना नहीं था फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में हमें केवल क्या था, दवा कहां जगह एक्ट करेगी, क्या रिएक्शन होगा उसका, कैसे काम करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अब कौन सी दवा किसको, किस डिजीज को ठीक करेगी, वो थेरापेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स विद ड्रग थेरेपी। अब थेरेपी मतलब है ना, थेरेपी क्या होता है, एक जो आपका पूरा कोर्स चलता है उसको हम थेरेपी बोल देते हैं दवाइयों का। एंड नॉन ड्रग मेजर्स, कई बार ऐसा होता है बीमारियों में दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्रग मेजर्स, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन कर दो, फार्माकोथेराप्यूटिक्स बन गया हमारा ये सिलेबस, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। यानी कि ओवरऑल दवाइयों की नॉलेज जरूरी है, कौन सी दवाई किस बीमारी में काम करेगी ये नॉलेज होना भी जरूरी है। जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो हमारी ब्रांच बन जाएगी। तो कह रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक्स इक्वल टू साइंटिफिक नॉलेज। ये क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, प्लस स्किल। स्किल मतलब आपको सक्षम होना है, विजडम दिमाग रखना है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्यों, ये तीनों बात क्यों डाली गई, मैंने क्या कहा, बीमारी एक हो सकती है, पेशेंट अलग अलग होंगे, ठीक है ना। एक बीमारी वाला पेशेंट है, उसको पता चला
पेट में भी दिक्कत है, एक को फीवर आ रहा है साथ साथ में पेट में दिक्कत है, एक को फीवर आ रहा है साथ साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है, एक को फीवर आता है सेम फीवर है किडनी में दिक्कत है, तो डॉक्टर को उन तीनों के हिसाब से फीवर को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयां चूज करनी होगी। जो हार्ट वाला पेशेंट होगा जो दवाई चूज करेगा उसको देने के लिए उसमें हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो किडनी के साथ मरीज आया है, किडनी की भी दिक्कत है साथ साथ में उसका इलाज चल रहा है, तो फीवर के लिए ऐसी दवाई देगा कि किडनी पे अफेक्ट ना हो। तो वो अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेगा, दिमाग इस्तेमाल करेगा और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसको समझना है कि मैं दवाई दूंगा तो इसको मेरी दवाई से कोई नुकसान नहीं होना है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड साइंस प्लस आर्ट। साइंस की भी नॉलेज है प्लस आर्ट। आर्ट क्यों हो गया? यहां पे हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पढ़ लिया है पत्थर की लकीर की तरह बिल्कुल वही दवाई नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट के हिसाब से अपनी डोज को हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं। जो पढ़ा है, क्योंकि हर एक चीज के लिए किताबों में चीजें लिखी नहीं होती है, कुछ चीजें समय के साथ आती हैं। तभी तो हम बोलते हैं वो डॉक्टर को काफी समय हो गया है, उसे काफी एक्सपीरियंस है, काफी तजुर्बा है। तो तजुर्बा का मतलब क्या है? वो समझ जाता है कि ऐसी स्थिति में कौन सी दवा सबसे बेस्ट काम करने वाली है। आगे आते हैं। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक इट स्टार्ट्स फ्रॉम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ये ब्रांच कहां से स्टार्ट हो जाती है? जहां डिजीज डायग्नोज हुई। सबसे पहले बीमारी पता चले भैया, जब बीमारी पता चलेगी तब हम दवाई के बारे में सोचेंगे ना। समझे बात को? ठीक है, दैट इज यू हैव टू स्टडी एटियोपैथोजेनेसिस। यही वर्ड तो आने वाला है इसमें बार बार, एटियोपैथोजेनेसिस। बच्चा कह रहा पता नहीं क्या है ये एटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है ना, तो अगर हमें डिजीज को डायग्नोस करना है तो मैं एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज को समझना होगा। क्या है ये? एटियोपैथोजेनेसिस मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एटियोलॉजी प्लस पैथो स्पेलिंग गलत हो गई है, पूरा ओ होगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस। क्लियर? दो वर्ड से मिला है, एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। आओ देखिए अब एटियोलॉजी का मतलब क्या है। व्हेन यू फाइंड द कॉज ऑफ डिजीज, जब आप डिजीज का कारण समझ लेते हो, देन यू रेफर एज एटियोलॉजी। अब समझना बात को, ये दोनों बहुत करीबी हैं आपस में, बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल ले लें अगर, द एटियोलॉजी ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, अभी हुआ, ये सबको पता है। अब इसमें क्या है? ये किस कॉज बाय SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वो वायरस था जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे अटैक करता था, उसके बाद वो वीक हो जाता था, उसके बाद उसमें और बीमारियां आगे लग जाती थी। ठीक है ना, तो देखो क्या कर रहा है ये सीवियर एक्यूट, बहुत ही सीवियर और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कॉज पता चला बीमारी का कि रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है कि किडनी में दिक्कत आती है, तो कॉज पता चला। कौन कर रहा है? दैट इज पैथोजेनेसिस। ये कॉज रेस्पिरेटरी में किसने पैदा की? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था? दैट इज पैथोजेनेसिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कौन करवा रहा है ये? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ किसकी वजह से? पैथोजेनेसिस। तो अब यहां पे कोई वर्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, सब लोग नोट कर लेंगे। ये वर्ड आएगा पैथोजेन। जेन का मतलब जनरेट करने वाला, पैथो मतलब ये पैथोजन वर्ड जब भी आएगा तो लिख लो हिंदी, डिजीज पैदा करने वाला, रोगों को पैदा करने वाला जानवर। जानवर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो रोगों को पैदा करेगा उसको पैथोजन कहते हैं। तो वही होगी पैथोजेनेसिस। कहां से ये पैथोजन? ठीक है ना, जो पैथोजेनेसिस हो जाएगी हमारे पास, तो पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करने वाले। ठीक है ना, और पैथोजेनेसिस अब उसमें पूरा टर्म आ जाएगा, डिजीज कॉज करने वाले, उसका डेवलपमेंट वगैरह कैसे क्या होता है, सब बातें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर एक ब्रॉड टर्म में बात कर ली जाए, बड़े टर्म में, तो फार्माकोथेरेपेटिक इज एन एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की एप्लीकेशन है, साथ में डायग्नोसिस ऑफ डिजीज वो भी करना है इसमें, सिलेक्टिंग राइट मेडिसिन, सही मेडिसिन चूज करेंगे, राइट डोज चूज करेंगे, राइट रूट, कौन से रूट से दिया जाना है, टू ट्रीट इलनेस, बीमारी को ठीक करने के लिए, इलनेस मतलब बीमारी, एंड हेल्थ मैनेजमेंट, और हेल्थ को मैनेज करना है कि पता लगा कोई चीज हमने दवाई दी उससे कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो रहा शरीर में, तो पूरा मैनेज करते हुए चलना है हमको। तो ये कहीं ना कहीं पूरा किस में आता है? फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है। इसके साथ साथ हमने चलो फार्माकोलॉजी को अप्लाई किया, डायग्नोस कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो हमें जज करने होते हैं, मॉनिटर करने होते हैं, देख रेख में रखने होते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं वो? इंडिकेशन ऑफ ड्रग। अब ये इंडिकेशन ऑफ ड्रग क्या होता है बताऊंगा मैं अभी। हमें ड्रग कौन सी देनी है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन ऑफ ड्रग। एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग क्या काम कर रहा है। इंटरेक्शन ऑफ ड्रग है ना, वो ड्रग किस तरीके से बॉडी में जाके इंटरेक्ट करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग, ऐसा तो नहीं है कि ड्रग को लेने में
कोई और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एंड साइड इफेक्ट, तो वो दवा जब रिएक्ट ही कर जाएगी तो दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफेक्ट में बच्चा थोड़ा सा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। वो सारे टर्म्स अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर सारी चीजें कवर करने वाले हूं। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं कवर करूंगा बच्चों, यही देखो जो तुम्हारा अब जो इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें गिने चुने 4 चीजें आने वाली हैं। क्या क्या पूछा जाएगा, अब हमें सिलेक्टेड पढ़ेंगे। जैसे बच्चे कुछ कहते हैं ना सर बहुत एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा दिया। जहां जनरल पढ़ना है वहां पे कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, तो हमें तो उतना कवर करके चलना पड़ेगा कि ये आपका कोई चीज छूट ना जाए। अब जो आने वाले चैप्टर है उसमें तुमको डिजीज को लेकर के डिजीज दे दी जाएगी, क्या बताना उसकी एटियोपैथोजेनेसिस, क्या बताना उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या बताना उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्या बताना उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये 4 चीजें हमें उसमें बतानी है। फटाफट चैप्टर होंगे अब इसके, यूं 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 निपटेंगे। ये सारे टर्म दिमाग में सेट कर लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एटियोपैथोजेनेसिस समझ ही गए होगे, द कॉज क्या कारण है, एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल कंडीशन। पहले तो क्या कारण है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में दिक्कत है जैसे कोविड की बात है, और उसके बाद आगे होने वाले एबनॉर्मल कंडीशंस और डिजीज है ना, और उसके बाद जो दिक्कतें स्टार्ट हो रही हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, एटियोपैथोजेनेसिस में आती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज का, किसी कोई चीज अपने आप को दिखाए कि हाँ हम मौजूद हैं। तो देखो क्या कर रहा है, अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज द फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम टाइप ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन। यानी कि जब बीमारी होगी तो बॉडी दिखाएगी देखो पेट में दर्द है, चेक करवाओ जा करके, ठीक है, देखो सर में दर्द है, जा ही नहीं रहा है, चेक करवाओ जा करके। तो ये हमारी बॉडी दिखाती है कि देखो ये दिक्कतें आ रही हैं, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, मैनिफेस्ट करना, अपने आप को बताना। तो बॉडी हमारी बताती है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जा करके डॉक्टर को दिखाओ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि मान लो कुछ लोग कहते हैं थकान बहुत रहती है, ठीक है, और है ना हाजमा सही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है अच्छा कब से सोए नहीं हो, वो कहता है 2 दिन हो गए नहीं सोए हैं। अब ये सारी लक्षण किसके आ गए, ना सोने के। डॉक्टर क्या कहता है, सिर्फ 2 दिन के लिए कायदे से सो लो, आराम कर लो। जहां वो 2 दिन आदमी सोएगा फिट हो जाएगा। वो होता है ना, जब नींद पूरी नहीं होती शरीर में कुछ अजीब सी हरकतें चालू हो जाती हैं, ठीक है, तो नींद लेना बहुत जरूरी होता है। तो जहां पे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज। नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट रेफरिंग टू थेरेपीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ड्रग, जिसके अंदर ड्रग का इस्तेमाल है ही नहीं, है ना। जब दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, हम लोग जब फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं खिंचाव करवा देंगे, हाथ खिंचवा देंगे और अपना बॉडी फिट हो जाती है। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, थेरेपीज दैट इन्वॉल्व ड्रग, जहां पर ड्रग का इस्तेमाल होना है, दवाइयों का इस्तेमाल होना है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो ये सारे टर्म्स तुमको क्या करने हैं, दिमाग में सेट कर लेने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ और टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं बीच में तुम्हारे पल्ले पड़ेंगे। इंडिकेशन ऑफ ड्रग, जैसे मैंने अभी कहा था, इन मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी एंड इंडिकेशन फॉर ए ड्रग रेफर टू द यूज ऑफ दैट ड्रग फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिजीज। जब हमने पता चला कि हाँ किसी को बीमारी है तो कौन सी दवाई दे, 4 तरह की दवाइयां हमारे पास अवेलेबल होंगी, तो सबसे बेस्ट चूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसी डायबिटीज हुई, हमने क्या कहा, इंडिकेशन मिला इंसुलिन दो, इंडिकेशन ऑफ ड्रग। बीमारी डायबिटीज, इंडिकेशन मिला कौन सा ड्रग देना है, इंसुलिन देना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले आगे। इंटरेक्शन ऑफ ड्रग, इंटरेक्शन मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है, ड्रग किससे मेल मिलाप करेगा, आओ देखिए। अ चेंज इन द वे अ ड्रग एक्ट्स इन द बॉडी व्हेन टेकन विद सर्टेन अदर ड्रग्स, हर्बल्स और फूड्स, और व्हेन टेकन विद सर्टेन मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना। अ चेंज इन द वे अ ड्रग एक्ट, ड्रग किस तरह से काम करता है, यहां रिएक्ट नहीं कर रहा, ध्यान रखना, यहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है। हो सकता है ड्रग किसी और के साथ दिया गया है, कोई और दवाइयां हैं या कुछ खाना हम ऐसा खा रहे हैं कि दवाई का असर कम हो रहा है या दवाई का असर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। किसी दूसरे के साथ मिल करके वो काम कैसा कर रहा है, या रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। चेंज इन द वे ड्रग एक्ट, मतलब जो हमने सोचा था वैसा काम ना करके कुछ चेंज आ गया ड्रग में। कब, जब हमने उसको दिया किसी दूसरे ड्रग के साथ या किसी दूसरे हर्बल के साथ, फूड के साथ, या किसी दूसरी मेडिकल के साथ। तो आगे क्या कह रहा है, ड्रग इंटरेक्शन में कॉज द ड्रग टू बी मोर और लेस इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कम इफेक्टिव हो जाएगा, और कॉज इफेक्ट ऑन द बॉडी दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड, या हमने जो सोचा था वैसा असर ना देकर कोई और असर दे देगा वो। अभी यहाँ साइड इफेक्ट की बात नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन, है ना, बॉडी में जाकर कैसे काम कर रहा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है एक तरह से किसी चीज का जो सोचा है उसका उल्टा हो जाना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, गलत हो सकता है। अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच अ ड्रग, प्रोसीजर और सर्जरी शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है ना, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू द पर्सन। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकता है अगर हमने कोई खास
ड्रग या प्रोसीजर या सर्जरी इस्तेमाल करी तो हो सकता है हम तो उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो जाए, रिवर्स कर जाए, कोई और दिक्कत खड़ी हो जाएगी पेशेंट के साथ, ऐसा हो सकता है। नाउ द लास्ट वन इज द साइड इफेक्ट। तो देखो बच्चों, ये कुछ टर्म्स हैं, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है, जब भी साइड इफेक्ट बोलूंगा मतलब अब यहां पर आ गया एडवर्स रिएक्शन, दवा खाई और उसने बॉडी में क्या कर दिया, कोई रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कई लोगों की मौतें तक हुई हैं, सुना होगा। ये है साइड इफेक्ट, जब दवा बॉडी के साथ रिएक्ट करके कोई बहुत बुरा असर देती है, दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल, जो हमने सोचा नहीं है, दैट आर द पॉसिबल रिलेटेड टू अ ड्रग, जो एक ड्रग के साथ जुड़ा हुआ हो जाता है कई बार, ठीक है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। जब आप फार्माकोथेरेपेटिक्स यानी कि एक तरह से डिजीज को ठीक कर रहे हैं आप किसी की, है ना, ये तो बात हो गई, तो क्या आप सिद्धांत अपनाएंगे। तो पहला, एस्टेब्लिश गोल फॉर थेरेपी। थेरेपी जो आप थेरेपी देने वाले हैं, एक गोल एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि जनरल बात में हमने देखा होगा, नॉर्मली जब टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो कम से कम 15 से 21 दिन का कोर्स चलता है, तो एक सेट होगा गोल। एवरी इल डज नॉट रिक्वायर पिल, हर एक बीमारी में दवाई की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को जब भी आप इस तरह से होगा। यानी कि ये सब बातें आप क्यों सीख रहे हो, आप फार्मासिस्ट बनेंगे, आपको पता होना चाहिए, आप किसी को सजेस्ट कर पाएंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए दवाई खाओ, ठीक है। प्रिस्क्राइब रैशनली एंड नॉट फैशनेबली। रैशनल के बारे में बात कर चुका हूं मैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर में, रैशनल यूज ऑफ ड्रग समझते हो आप बात को। नॉट फैशन नहीं चलाना है कि अच्छा वो ये भी देते हैं तो हम भी देंगे, वो ऐसा चलाते हैं तो हम भी चलाएंगे, ऐसा नहीं। रैशनली क्या दिक्कत है उसके हिसाब से चलना है, देखा दुनी नहीं करनी है, करते हैं कुछ लोग। इंटीग्रेट ड्रग इंफॉर्मेशन विद रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। जो ड्रग की इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब उसको मैच करना है, और रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, जो दूसरे सब्जेक्ट है हमारे पास, उससे मैच करते हुए ड्रग का जो ऑप्टिमल यूज, सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है, वो हमको देखना है। सेफ प्रिस्क्राइबिंग ऑल टाइम, हमेशा सेफ रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि एक एक्स्ट्रा डोज देने से कोई दिक्कत हो सकती है तो कम ही रखो, सेफ रखो, कभी भी ऐसा ना हो, मरीज ठीक नहीं होगा चलेगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम कैन अराइज एट एनी स्टेज। अब ये नहीं कि अरे ये दिक्कत तो यार बच्चों को होती, बूढ़े को कैसी होगी, ऐसा नहीं है, वो कभी भी हो सकती है, बी अवेयर ऑफ देम। कोई बीमारी बुड्ढों को होती है, हो सकता है बच्चों को हो जाए। आज की डेट में डायबिटीज देख लो, किसको किसको नहीं हो रही है, बच्चों को डायबिटीज हो जा रही है, जो सोचता नहीं है, मतलब बच्चा क्या मीठा खाता होगा, है ना, एक साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, इससे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एडॉप्ट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज एडहेरेंस। आप एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि पेशेंट जो है एडहेर होता है, चिपका रहे, कि जो थेरेपी है उससे वो चिपका रहे इन द सेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट पक जाए या उसे ऐसा लगेगा अरे यार इतना लंबा चौड़ा, इतनी सारी दवाइयां कैसे खाएंगे, मतलब कुछ ऐसा आपको समझाना है या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि पेशेंट उस थेरेपी से चिपका रहे, मतलब उसको छोड़े नहीं जब तक कि ठीक ना हो जाए। कीप योर ड्रग नॉलेज करंट। कुछ ना कुछ नए नए मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, नई नई ड्रग्स मार्केट में आती रहती हैं, पुरानी वाली हटती रहती है, तो उससे अपने आपको अप टू डेट रखना है, जिससे कि बेस्ट मेडिसिन आप पेशेंट को दे पाएं। फिर कह रहा है नो योर पेशेंट वेल, अपने पेशेंट को अच्छे से जाने। क्या मतलब है इसको, अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग कास्केड। ये देखो प्रिस्क्राइबिंग कास्केड एक वर्ड आ गया यहाँ पर, और पेशेंट को जानने वाली बात यहाँ पे वही होगी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, देखो वही बात होगी यहाँ पर। प्रिस्क्राइबिंग कास्केड इज डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच अ फर्स्ट ड्रग एडमिनिस्टर्ड। अच्छा नहीं, वो चीज अलग है। इसमें क्या कह रहा है, जब पहली बार आज दिखा के आया डॉक्टर को, उसने कोई दवा खा ली, और दवा खाई जो डॉक्टर ने दी थी, उसकी वजह से उसे कुछ अलग ही टाइप की दिक्कतें स्टार्ट हो गई। डॉक्टर को पता नहीं था कि ऐसी दिक्कतें इसी दवा से हुई हैं, बात समझ में आ रही है। कुछ अलग दिक्कतें स्टार्ट हुई तो डॉक्टर को लगा ये दिक्कतें भी बीमारी से ही जुड़ी हुई हैं, वो उसकी भी दवाई चलाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो, कास्केड इफेक्ट, एक की वजह से दूसरा, है ना। मेडिसिन वन खाई, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब वो डॉक्टर ने क्या किया, उसको समझ में नहीं आया कि इस मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम है। वो अगले दिन जाता है, डॉक्टर साहब आज से ये दिक्कत भी स्टार्ट होगी हमें। डॉक्टर ने कहा हो सकता है पुरानी जो बीमारी है उसी का असर होगा, मैं इस प्रॉब्लम के लिए भी दवा लिख देता हूं। अब ये दवा भी खा रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके लिए भी दवा खा रहा है, दैट इज कॉल्ड कास्केड इफेक्ट, ठीक है ना, कास्केड इफेक्ट हो जाता है ये। बात समझ में आ गई। तो फिर से पढ़ते हैं। प्रिस्क्राइबिंग कास्केड इज डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच अ फर्स्ट ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, जो पहली ड्रग दी जाती है पेशेंट को, कॉजेज एडवर्स इवेंट, कुछ गलत घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, पेट दर्द वगैरह कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। डेट आर मिस इंटरप्रेटेड मतलब डॉक्टर उसको गलत समझ लेता है, वो सोचता है कि बीमारी की वजह से हो रहा है, एज अ न्यू कंडीशन, बीमारी की वजह से कुछ नई कंडीशन खड़ी हो रही है, रिजल्टिंग इन अ न्यू मेडिकेशन बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, और उसको एक नई मेडिकेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें जब भी फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ते हैं या करते हैं किसी के साथ, करने का मतलब है जब किसी को ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये सारी बातें हमको क्या रखनी है,
ध्यान में रखनी है। तो बस यही था फार्माकोथेरेपेटिक का इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या चीज है, इसमें हम करेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे तुमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था इसमें ये वाले जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स पक्के से दिमाग में रख लेना है। मैं नेक्स्ट टाइम जब, क्योंकि अब तुम्हें पता ही है ये शायद 4 टर्म पूछे गए हैं आगे, और पूरा ABCDFGH करके 12-13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। और फटाफट ये लेक्चर यानी कि फार्माकोथेरेपेटिक्स तो मान के चलो तुम्हारा शायद हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाए ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो, करोगे ना, एंजॉय के साथ साथ रिवीजन करना है। बात समझ में आई? क्लियर? ऑल द बेस्ट।